यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। जब शौर्य बियर पीते हुए आहान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा तो वो बियर पीते पीते ही खांसने लगा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विक्की भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया हुआ था। छोटे छोटे बाल, बड़ी लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी विक्की भाई से डर सकता था। शौर्य को खांसते हुए एक देख के विक्की भाई हंसने लगा। उसने हंसते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इधर कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? विक्की भाई की ये बात सुनकर शौर्य ने चालाकी से हंसते हुए कहा, भाई आप भी ना, ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जब शौर्य चापलूसी भरी बातें करके विक्की भी को खुश करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक तंग कपड़े पहनी लड़की विक्की भाई के पास आई और उसने पकड़ी हुई सिगा को लाइटर से जलाने लगी। विक्की भाई ने सिगा का एक कश लिया और नामे सर हिलाते हुए शौर्य से कहा, गिल साहब, इतनी मक्खन बाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर डील मुझको अच्छा लगा तो मैं काम करने से मना नहीं करूँगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि तुमको इधर मेरे पास आना पड़ा? विक्की भाई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो इस बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रखता था। शौर्य ने भी ज़्यादा वक्त गंवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते ही है, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कज़न, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़े इंटरेस्टेड थे। अब तक जो विक्की भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी सिगा को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर टाटू को सहलाने लगा। तुम्हारी कज़न कौन? शन आया। विक्की भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में शौर्य ने हाँ में अपना सर हिला दिया। क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? उसने तुमको परेशान किया है क्या? भाई अब आप तो जानते ही है कि हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा ना। इसी बात से मेरा और शनाया का झगड़ा चल रहा है, इसलिए हम सबकी रात की नींद उड़ गई है। शौर्य की बात सुनकर विक्की भाई काउच पर आराम से फैल गए और उससे सीधा सवाल करते हुए बोले, तो क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? जैसे ही शौर्य ने विक्की भाई का ये सवाल सुना तो वो पैनिक करने लगा और नामे सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं भला किसी को क्यों मारने लगा? और शनाया तो मेरी कज़न है। क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के रायज़ादा फैमिली ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोग के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूँगा। विक्की भाई की आंखों से लालच टपक रही थी। क्या रायज़ादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी शिमला में कौन कर सकता है, लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन में सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विक्की भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डन। शौर्य का जवाब सुनते ही विक्की भाई जोर जोर से हंसने लगा। उसने शौर्य से कहा, अरे गिल साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? शनाया से कैसे निपटना है? ये सुनते ही शौर्य ने कुछ सोचा और विक्की भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, विक्की भाई, अब जो तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं। शौर्य करे बात सुनकर विक्की भाई थोड़ा डाउटफुल लगने लगा। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ? शौर्य ने जवाब में बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अपने जवाब को एक्सप्लेन करते हुए शौर्य ने कहा, हाँ भाई, अब आपको भी तो शनाया में दिलचस्पी थी, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा हम दोनों उठा ले। मैं बस चाहता हूँ कि हम वीडियो शूट कर ले। उस वीडियो के चलते शनाया का मुंह भी बंद रहेगा और आपकी कई सालों की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी।
एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतान नियत झलक दिखाई दे रही थी। ये सुनकर विक्की भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने एक बार फिर से शौर्य से सवाल करते हुए कहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। वैसे तो विक्की भाई को किसी से डरने का कोई रीज़न नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विक्की मुसीबत में आ जाता तो। लेकिन शौर्य ने विक्की भाई को यकीन दिलाते हुए कहा, विक्की भाई, आप टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने फ्रांस से एक स्पेशल ड्रिंक मंगवाई है, जिसे पीने के बाद कोई और तो दूर की बात है, खुद शनाया भी आपको मना नहीं करेगी। अब जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी थी, तो विक्की भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी। उसने शौर्य से कहा, मुझे तो ये डील बहुत मजेदार लग रही है, लेकिन क्या शनाया का हस्बैंड बीच में नहीं आएगा? क्या आहान बीच में आ सकता था? शौर्य की नज़रों में आहान गिल खानदान का पालतू कुत्ता था, जिसे जब चाहे चुप कराया जा सकता था और जब चाहे भौंकने को उकसाया जा सकता था। और वैसे भी शौर्य को आहान से भी तो बदला लेना था। शौर्य ने कुछ सोचा और विक्की भाई से कहा, विक्की भाई, अब आपके लिए किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना कब से मुश्किल काम हो गया। अगर आहान ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देना। शौर्य की ये बात सुनते ही विक्की ठहाके लगा के हंसने लगा। शौर्य प्राइवेट रूम से बाहर आया और शनाया को कॉल करने लगा। कुछ देर बजने के बाद शनाया ने कॉल आंसर कर दिया। हेलो, कौन? शनाया ने पूछा। शौर्य ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं शौर्य। अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो प्लाजा बा पहुंच जाओ अभी। अपनी बात कहने के बाद शौर्य ने कॉल काट दिया। शनाया कंफ्यूज हो गई थी। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं है? शिट, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा, शनाया ने अपने आप से ही कहा और तैयार होने लगी। अब जब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया था, तो शनाया ने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर आराम ही किया जाए। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। जब शनाया घर से बाहर निकल ही रही थी, तो उसे एक मैसेज आया। शनाया ने मैसेज को पढ़ा, अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आई, तो आहान की हालत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। मैसेज को पढ़ते ही शनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शौर्य, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, शनाया ने अपने आप से ही कहा और जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गई। शनाया ने टैक्सी ली और जितने जल्दी हो सके प्लाजा बा पहुंच गई। बाहर ही शनाया को शौर्य का ड्राइवर मिल गया। उसने बताई हुई रूम में शनाया तुरंत चली गई। शनाया ने जब हाफते हुए उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि शौर्य आराम से बैठा रेड वाइन पी रहा था। शनाया ने गुस्से से उसे अप्रोच किया और शौर्य से सवाल करते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? शौर्य ने इस तरह रिएक्ट किया मानो उसने शनाया की कही कोई बात सुनी ही नहीं थी। बैठो, शौर्य ने कहा। वैसे तो शनाया उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी, मगर क्योंकि वो बहुत थक गई थी, तो शनाया बैठ गई। शौर्य ने टेबल पर रखी एक बोतल से कोई गुलाबी रंग की ड्रिंक ग्लास में सर्व की और शनाया की तरफ बढ़ा दी। शनाया इस सब के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने शौर्य से कहा, शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है, तो जल्दी से कहो। शौर्य ने फाइनली कुछ कहने की तकलीफ उठाई और मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या तुम मुझसे थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकती? शनाया ने इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और शक भरी निगाहों से शौर्य की तरफ देखने लगी। शौर्य कब से इतना पोलाइट हो गया था? शनाया ने अपने बिगड़ेल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए कई सालों में पहली बार देखा था, और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। शौर्य ने आगे कहा, देखो, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहान को मैं ऐसे ही माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल, उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारी थी। शनाया ने शौर्य से सीधा सवाल करते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? शौर्य ने एक बार फिर से ड्रिंक का ग्लास शनाया की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम आहान को कंट्रोल करो। मैं उसका ऐसा बर्ताव सहन नहीं कर सकता, और हम पुरानी बातों को भूल जाए। आफ्टर ऑल, एक फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते। मैं सही कह रहा हूं ना? शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी, और उसने शौर्य के ग्लास से अपना ग्लास टकराकर ड्रिंक का एक घूंट ले लिया।
और बोली, ठीक है, मैं आहान से कहूंगी कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करें। मगर तुम भी उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। आज कंपनी के बाहर जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शनाया ने अपनी बात खत्म की ही थी कि किसी अनजाने शख्स ने उसके सामने आकर कहा, ड्रिंक कैसी लगी मेरी जान। शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई। मगर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, ये कौन है, शौर्य? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी। मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। उसने शनाया से कहा, शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। उस आहान से ये कई गुना अच्छा है और हाँ, तुम्हें बहुत सेटिस्फाई भी कर सकता है। शौर्य की बातें समझने की कोशिश करते हुए शनाया ने विक्की की तरफ देखा। और वो समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शनाया ने कहा। वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। वो शनाया काउच पर लेट गई। शौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर दादाजी को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ से ले चलो। शौर्य, शनाया चिल्लाती रही। लेकिन ना ही शौर्य और ना ही विक्की उसकी कोई बात सुनने वाले थे। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। एक घूंट के बाद ही शनाया अपना होश खोने लगी थी। शौर्य और विक्की शनाया की इस हालत पर हंस रहे थे। शौर्य ने दरवाजे के पास जाकर कहा, भाई आप मजे लो, मैं निकलता हूँ। विक्की ने हामी भर दी तो शौर्य कमरे से बाहर चला गया। मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, विक्की ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। भले ही शनाया को सब क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन वो एक हटे कट्टे आदमी को अपनी तरफ आते हुए देख पा रही थी। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है, तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कितने दिनों के बाद हम दोनों घर पर मॉम के साथ मिलकर लंच करेंगे। आहान ने मन ही मन में कहा और पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर जाने लगा। कुछ देर से उसे दिल में थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। लेकिन आहान ने इस फीलिंग को नज़रअंदाज किया और जल्द से जल्द घर जाने लगा। आहान जब सिग्नल पर रुका तो उसने देखा कि किसी बड़े से बस से शौर्य बाहर निकल रहा था। और उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने मन ही मन में कहा, क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था। लेकिन ये तो मुंह छिपाने के बजाय पार्टी कर रहा है। बेशरम कहीं का। आहान ने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गया था, तो उसने अपना वक्त नहीं गवाया और सीधा चला गया। कुछ भी करके वो लंच के लिए लेट नहीं होना चाहता था। आहान को क्या पता था मैं उसी प्लाजा बार में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। शनाया ने बहुत ताकत लगाई और काउच से उठने की नाकाम कोशिश की। मगर ये कोशिश किसी काम नहीं आई। मेरी जान, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ले जाता हूँ। विक्की की ऐसी बातें सुनकर शनाया को नफरत सी हो रही थी। विक्की उसके पास आया और शनाया को खड़े होने के लिए सहारा देने लगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ, शनाया ने विक्की से अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल करते हुए कहा। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही जोर लगाकर उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विक्की समझ पाता कि शनाया क्या कर रही थी, शनाया ने वो बोतल विक्की के सर पर दे मारी। अगले ही पल विक्की का सर और चेहरा खून से सना हुआ था। सर पर लगी चोट से उसने शनाया को छोड़ दिया। तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। हाँ, रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ कि विक्की कौन है, विक्की ने गुस्से से कहा। लेकिन उसकी आंखें बंद थी। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी के चंगुल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। जब शनाया यही सोच रही थी, कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विक्की भाई के बाकी साथी आ गए। उन्होंने अपने बॉस के ऐसी हालत को देखकर पूछा, विक्की भाई, ये सब कैसे हुआ? क्या आप ठीक है? विक्की ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ।
ये तो मामूली सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, अभी इसके पर काटता हूँ। ये कहते हुए जब विक्की भाई ने इधर उधर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया कहीं भी नहीं थी। विक्की भाई ने पैनिक करते हुए अपने साथियों से कहा, वो कहाँ गई? शनाया कहाँ गई? ढूंढो उस लड़की को, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ो मुसीबत आ जाएगी। बस विक्की भाई के मुंह से बात आने की देर थी और उसके सभी साथी बाग के हर कोने में शनाया की तलाश करने लगे। विक्की के एक साथी ने उसकी चोट साफ करना शुरू किया। विक्की ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं देखते ही देखते वो शनाया कहाँ भाग गई। हम इतने सारे मर्द मिलकर एक लड़की को नहीं संभाल सके। वैसे तो शनाया धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे थे तो शनाया की जान में जान आ गई। शनाया ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मुझे किसी ना किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे यहाँ से बचा ले। लगभग लंच का वक्त हो रहा होगा। मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के दिमाग में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी पर्स देखने लगी। पर्स रूम के बीच वाले टेबल पर था। शनाया अब परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है, और कमरे में अंधेरा भी है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। शनाया जानती थी कि उसने कुछ गलत पी लिया था, और अब कभी भी वो अपना होश खो सकती थी। ऐसा होने से पहले शनाया को यहाँ से बाहर जाना था। वो डरते डरते धीरे से काउच के पीछे से बाहर निकली। शनाया इस वक्त अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे आ रही थी। एकदम से विक्की ने उस तरफ देखा तो शनाया नीचे झुक गई। अचानक से शनाया की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल वैसे ही रुकने के बाद वो फिर से घुटनों पर खड़ी हो गई। विक्की का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं था। शनाया आवाज किए बिना रूम के बीचों बीच पहुंची और उसने हल्के से अपना मोबाइल उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, किसी ने शनाया के बालों से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। शनाया का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो दर्द से कराहने लगी। छोड़ो मुझे, शनाया ने दर्द भरी चीख के साथ कहा। लेकिन विक्की कहाँ उसे छोड़ने वाला था। तेरी वजह से मेरा इतना खून बह गया, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? विक्की भाई ने बेरहमी से कहा। थोड़ी ही देर में विक्की भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विक्की भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सीखना पड़ेगा, ताकि जिंदगी भर आपको याद रखे, विक्की के किसी साथी ने कहा। विक्की ने भी इस बात पर हामी भर दी। वो शनाया को किक करने ही वाला था कि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। भाई, बचाओ, विक्की के एक साथी ने भागकर अंदर आते हुए कहा। विक्की और बाकी सब हैरान रह गए। उस आदमी से सवाल करते हुए विक्की ने कहा, क्या हुआ है? मगर इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा था। उस लड़के की नजरें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी। पूरी रूम में नजरें फेरने के बाद आखिरकार उसकी नजरें जाकर जमीन पर बेबस पड़ी शनाया पर पड़ी, और उस लड़के की जान में जान आ गई। शनाया बेहोश होने की कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए एक ही नाम लिया, आहान। आहान सुनकर विक्की की आंखें पैनी हो गई। क्या ये लड़का शनाया का पति है? शौर्य तो कह रहा था कि इस लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे बताता हूँ कि मेरे बाह में घुसने का क्या अंजाम होता है, विक्की ने मन ही मन में कहा। और अगले ही पल उसने अपने साथियों को आहान पर हमला का इशारा किया। लेकिन ये क्या, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर विक्की के सारे साथी जमीन पर गिरे होने बदन का कोई ना कोई हिस्सा पकड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। ये नज़ारा देखकर विक्की की हालत देखने लायक हो गई थी। क्या ये वही आहान है जिसके बारे में शौर्य ने कहा था? शौर्य के बच्चे, क्या ये मुझे फंसाने का कोई प्लान था? अब मैं क्या करूं? अब आहान सीधे चलते हुए विक्की के पास आ गया। विक्की ने डरते डरते कहा, भाई देखो, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले जाओ, हम तो बस ऐसे ही। अब विक्की हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती है। अपनी बात कहते हुए विक्की ने अपने जूते के अंदर से एक छुरी निकाल ली। आहान ने बचपन से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। उसकी मां ने आहान को मार्शल आर्ट्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया था।
और उस ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल ये था कि कभी भी अपने दुश्मन की बात पर यकीन ना करना और चाहे जो कुछ भी हो जाए, होशियार रहना। आहान ने विक्की की इस हरकत तो नोटिस कर लिया था। उसने तुरंत विक्की का हाथ मोड़ लिए, जिसकी वजह से छुरी नीचे गिर गई और विक्की पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहान ने गुस्से से पूछा। मुझे माफ कर दो भाई। वो शौर्य ने, लेकिन मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। जब तक विक्की अपनी बात पूरी करता, आहान ने एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। आहान ने जल्दी से नीचे झुककर शनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। शनाया की आंखें बंद हो रही थी। फिर भी उसने धीमी आवाज में आहान से कहा, आहान मुझे घर ले चलो। मुझे डर लग रहा है। ये बात कहते हुए शनाया की आंखों से आंसू आ गए और वो बेहोश हो गई। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। शनाया आहान की कमजोरी थी। कोई उसे तकलीफ पहुंचाए, ये ठीक था, मगर कोई शनाया को हाथ भी लगता, तो आहान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। कुछ देर पहले, आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने की थी और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य के कॉल के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। और बाद में जो हुआ, इस प्राइवेट रूम को देखकर उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपको ये हालत हो गई। लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, आहान ने मन ही मन में कहा और आंखें में गुस्से की जलती हुई आग लेकर विक्की की तरफ देखा। विक्की की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, मगर फिर भी उसने आखिरी उम्मीद से कहा, रॉकी, मुझे बचा लो। मगर विक्की कहा जानता था कि जिस रॉकी नाम के एक्सपर्ट बॉक्सर को वो बुला रहा था, आहान ने पहले ही उसे हरा दिया था। रॉकी अपनी टूटी हुई टांग लेकर प्राइवेट रूम के अंदर आ गया। बजाय कि वो अपने बॉस विक्की भाई से कुछ कहता, उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया, सर, आप क्या चाहते हैं? ये मैटर सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ ही समझदार इंसान भी था। आहान की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। आहान ने भी पॉइंट पर आते हुए उससे कहा, इस आदमी ने मेरी बीवी को अपने गंदे हाथों से छूने के बारे में सोचा। रॉकी समझ गया कि आहान क्या कहना चाहता था। उसने आहान से पूछा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? आहान ने कुछ सोचा और बोला, राइट हैंड। जहां पर वो टाइगर टैटू बना है, वही हाथ। आहान की बात सुनते ही, रॉकी ने खुद विक्की का दाहिना हाथ इस तरह मोड़ दिया कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। विक्की जोर से चीखा और दर्द से रोने लगा। आहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद, विक्की ने रॉकी से पूछा, उस लड़के से लड़ने के बजाय तुमने मेरा ही हाथ तोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्या मैं इस बुजदिली के लिए तुम्हें पैसा देता हूं? विक्की भाई का गुस्सा होना जायज बात थी, लेकिन जब उसने रॉकी की बात सुनी, तो वो हैरान रह गया। भाई, अगर मैंने आपका हाथ खुद नहीं तोड़ा होता, तो वो आहान हम दोनों का गला दबाकर चला जाता। अपनी जान बचाना जरूरी था या आपका हाथ? ये सुनकर विक्की की बोलती बंद हो गई। कुछ देर के बाद, आहान और शनाया के घर में। शनाया बेड पर लेटी हुई थी। आहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे, मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। आहान ने घर वापस आते ही विक्रम रायजादा को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने आहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। विक्रम, आप घर लौट जाइए, आपको काम होंगे, आहान ने विक्रम से कहा। विक्रम रायजादा ने भी मना नहीं किया और जाते हुए आहान से कहा, यंग मास्टर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मिसेस यामिनी गिल अपने पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसलिए आज घर में बस आहान और शनाया ही रह गए। आहान ने परेशान होकर शनाया का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया और आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पता नहीं, अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता, तो क्या हो जाता। शौर्य को मैंने आपका भाई समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। आप एक बार ठीक हो जाए, तो मैं उस शौर्य को भी देख लूंगा।
आहान ने शनाया से कहा। तभी शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। आहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा और उससे मुस्कुरा के सवाल करते हुए कहा, आप जाग गई। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आप ठीक है? शनाया ने कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सर हिला दिया। वो आहान को घूरने लगी। आहान ने कुछ सोचा और शनाया से कहा, क्या आप उठकर बैठना चाहती है? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आहान की बात सुनकर शनाया ने सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। आहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाए, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, शनाया ने उसे गले लगा लिया। आहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या हुआ है? आप ये क्या कर रही है? आहान के सवाल का जवाब देते हुए शनाया ने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हबी, मैं डर गई थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्करा रही थी। ये देखकर आहान का दिल पिघल गया। आहान ने शनाया को गले लगा लिया और बोला, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली। मगर अगले ही पल, शनाया ने जो कहा, उसे सुनने के बाद आहान बेचैन होने लगा। शनाया ने आहान से कहा, हबी, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शनाया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। अपनी उखड़ी रहने वाली बीवी की कही ये बात सुनकर आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आहान को कुछ तो गलत लग रहा था, इसलिए उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, हबी, आपने मुझे हबी बुलाना कब से शुरू कर दिया? और आप चाहती है कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? आहान के सवालों को सुनकर शनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये कैसा सवाल है? तुम हबी हो तो हबी ही बुलाऊंगी ना। और अपनी वाइफ की ड्रेस उतारने में प्रॉब्लम ही क्या है? शनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन आहान ऐसे कैसे कर सकता था? शनाया की इन बातों से वो कंफ्यूज हो गया और उसने मन ही मन में कहा, इन्हें क्या हो गया है? हबी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। कही, एक मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं, शौर्य और उस विक्की ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। जब आहान अपने ही ख्यालों में बिजी था, शनाया ने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और आंखों में सवाल लेकर आहान से बोली, हबी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या तुम मुझे अपनी वाइफ की हैसियत से पसंद नहीं करते? अब तो आहान के हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी, तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। आहान ने नर्वस होकर शनाया से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही है? मगर शनाया आहान की एक नहीं सुनने वाली थी। उसने आहान की बात को काटते हुए कहा, हबी, मैं अब तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या मैं डाइटिंग करना शुरू कर दूं? या फिर अपना ड्रेसिंग सेंस बदल दूं? तुम जो भी कहोगे, मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। उसने एक लंबी सांस लेकर शनाया का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, आप जैसी है, मुझे बहुत पसंद है। आपको कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सो जाइए। आहान की बात सुनकर शनाया स्माइल करने लगी। उसने आहान की बात मान ली और लेट गई। आहान ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। तभी शनाया ने उससे कहा, हबी, तुम भी मेरे साथ सो जाओ ना। ना ही आहान शनाया को मना करना चाहता था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि अगली सुबह शनाया को ये सब बताए। मगर उसने सोचा कि कुछ देर के बाद वो अपने रूम चला जाएगा। तो आहान ने शनाया की बात मान ली और उसके साथ बेड पर लेट गया। वो शनाया के सर से हाथ सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। शनाया ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर आहान की तरफ देखा। आहान को लगा कि शनाया को कुछ चाहिए था, तो उसने शनाया की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। शनाया ने आहान को अप्रोच करके उसके गाल पर किस कर दिया। इस हरकत से आहान शॉक जो गया था। अपने हबी के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कराते हुए वो दोनों कब सो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। शनाया आज का दिन और आहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाला था। अगली सुबह गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी में शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए शौर्य ने अपने आप से ही कहा, अब तक तो विक्की भाई ने मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उनका कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही से हो गया होगा।
एक काम करता हूँ, मैं ही विक्की भाई को कॉल कर लेता हूँ। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विक्की भाई को कॉल कनेक्ट किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। दूसरी तरफ शिमला के एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर जब विक्की भाई ने देखा कि शौर्य गिल उसे कॉल कर रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। पहली बार आए हुए कॉल को तो विक्की भाई ने अवॉइड कर दिया, लेकिन फिर रॉकी ने अपने बॉस से कहा, विक्की भाई, इस मैटर को अपने तरफ से खत्म कर दो। एक बार बात करके डील खत्म हो गई है, ये बता दो। बिना वजह इस मामले में फंसना हमारे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रॉकी की बात सही थी। विक्की ने इस बारे में सोचा। एकदम से उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ की तरफ गई। उस हाथ पर बड़ा सा फ्रैक्चर लगा हुआ था। विक्की भाई ने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, एक हाथ टूट गया है, उतना ही बहुत है। मैं अपना दूसरा हाथ भी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सोचने के बाद विक्की भाई ने बज रहे कॉल को उठा लिया और कहा, देखो गिल साहब, ये डील खत्म हो गई है। एकदम से उसकी नज़र अपने दाहिने हाथ की तरफ गई। उस हाथ पर बड़ा सा फ्रैक्चर लगा हुआ था। विक्की भाई ने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, एक हाथ टूट गया है, उतना ही बहुत है। मैं अपना दूसरा हाथ भी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सोचने के बाद विक्की भाई ने बज रहे कॉल को उठा लिया और कहा, देखो गिल साहब, ये डील खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, इसका मतलब आपके पास वीडियो तैयार है। ये सुनकर विक्की भाई का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, डील खत्म से मेरा मतलब ये था कि काम नहीं हुआ। ना वीडियो बना और ना ही मेरे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ। एक ही पल के अंदर शौर्य के पैरों तले जमीन सरक गई। मगर ऐसा कैसे हो गया? जवाब में विक्की भाई आहान का नाम लेकर शौर्य को खरी खोटी सुनाना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि उनका दूसरा हाथ भी कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया, और अब से हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगी। विक्की भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य हक्का बक्का रह गया था। अब वो ये सोचने लगा कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए। विक्की भाई को आखिरकार राहत मिल गई कि उनके जान बाल बाल बच गई थी। विक्की भाई ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए रॉकी से कहा, पता नहीं कि वो आहान, इतना स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट, उस गिल परिवार में घर जमाई बनकर क्यों रहता है। अपने फाइटिंग स्किल्स के जोर पर तो वो गिल परिवार से भी 10 गुना अमीर बन सकता है। खैर, जाने दो, आगे से हमें आहान से और उसकी बीवी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। विक्की भाई को आखिरकार राहत मिल गई कि उनके जान बाल बाल बच गई थी। विक्की भाई ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए रॉकी से कहा, पता नहीं कि वो आहान, इतना स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट, उस गिल परिवार में घर जमाई बनकर क्यों रहता है। अपने फाइटिंग स्किल्स के जोर पर तो वो गिल परिवार से भी 10 गुना अमीर बन सकता है। खैर, जाने दो, आगे से हमें आहान से और उसकी बीवी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। दूसरी तरफ शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ, उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने नहीं वाली थी। इसलिए शौर्य परेशान हो रहा था कि तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खोला। शौर्य ने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं, शगुन खड़ी थी। उसने शौर्य के पास आते हुए उससे गॉसिप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो, कल दोपहर को शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे से मिलने गई थी। और इतना ही नहीं, वो दोनों प्लाजा बा के एक प्राइवेट रूम में अकेले थे। शगुन के इस सवाल को सुनकर शौर्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और जवाब देने के बजाय उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में किसने बताया, शगुन। शगुन का ध्यान तो शनाया के बारे में हक रहे इस गॉसिप पर था, इसलिए उसने शौर्य के चेहरे का उड़ा हुआ रंग नोटिस ही नहीं किया। शगुन ने शौर्य को जवाब देते हुए कहा, मेरी एक दोस्त कल उसी बार में थी। उसने ही मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया है। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी, शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए शौर्य ने उससे कहा, शगुन, मैं भी इस बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैंने तो सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी, उस गुंडे के साथ। ये सुनकर शगुन का मुंह बन गया। उसने शनाया की बुराई करते हुए कहा, क्या? यश मेहरा के बाद अब ये विक्की भाई?
क्या सच में शनाया इतनी गिरी हुई हरकतें करने लगी है? क्या उसे हमारे फैमिली की प्रेस्टीज से कोई भी लेना देना नहीं है? शौर्य, तुम्हें क्या लगता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर शगुन से कहा, मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक बात ही सकती है। मे बी वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए विक्की भाई जैसे गुंडे की मदद लेना चाहती है। ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शौर्य के तरफ देखते हुए कहा, शौर्य, अब हमें दादाजी को इस बारे में बता देना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें दादाजी को मनाना ही होगा। एक बार उन्हें शनाया का सच पता चल जाए, तो जैसे दादाजी ने शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से निकाला था, वैसे ही उसे कंपनी से और हद तक की परिवार से भी धक्के देकर निकाल देंगे। चलो, हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। शनाया के अगेंस्ट शगुन ही सब कहने वाली थी। तो इसलिए शौर्य ने शगुन की बात पर हामी भर दी और दोनों शौर्य के ऑफिस से बाहर निकल गए। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने बैठे हुए थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। अपने दादाजी की ऐसी नजरों को नोटिस करने के बाद शौर्य समझ गया कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए, कि तभी शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारी दादाजी के पास आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब शौर्य ने सोचा कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी। शनाया ने जब ये बात सुनी, उसे शक हुआ कि कुछ तो गलत था। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए शगुन से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? मगर आहान शौर्य को देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। शौर्य इतना चालाक तो है कि कुछ नहीं करेगा। जरूर उसने शगुन को अपने तरफ से कर लिया होगा। आहान ने मन ही मन में कहा और खामोशी से सबकी देखने लगा। शगुन ने हंसते हुए शनाया की तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? यश मेहरा के बाद अब विक्की जैसा गुंडा। क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? शौर्य ने कल तुम्हें विक्की के कमरे में जाते हुए देखा और तुम तो पूरी रात बाहर भी नहीं आई। और पूछ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया था। शनाया ने चिल्लाते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, तुम। शौर्य ने अनजान बनते हुए शनाया से कहा, क्या मैंने झूठ कहा है? क्या तुम विक्की के प्राइवेट रूम के अंदर नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। शौर्य की बात पर शनाया कुछ कह पाती, इससे शगुन ने कहा, शनाया, तुम हर किसी को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। यश मेहरा तक तो ठीक था, लेकिन विक्की, एक गुंडा। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे नाम के पीछे गिल फैमिली का नाम लगता है? एटलीस्ट उसकी ही कदर कर लो। तुम हर दूसरे आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही। इससे पहले कि शगुन अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम लगाओ, शगुन। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया। पहले तो शगुन डर गई, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी देखिए, अब तो इस निकम्मे घर जमाई की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कल इसने सबके सामने शौर्य पर हाथ उठाया और आज ये मुझे चुप करा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस बात से शनाया के दादाजी बहुत गुस्सा थे। इस पॉइंट पर उनका चेहरा काला पड़ गया था। वो आज या कल इस नाकारे घर जमाई को अच्छा सबक सिखाने वाले थे। मगर इस वक्त सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें अपने पोतों के बीच का ये झगड़ा सॉल्व करना था। इसलिए उन्होंने सभी की तरफ देखकर जोर से कहा, बस, बहुत हो गया। अपनी बात कहते हुए आनंद गिल ने सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मारा। उनकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। आहान के बारे में बाद में बात करते हैं। जरूरी बात यह है कि हम इस बात का पता लगाए कि तुम दोनों में से मुझसे झूठ कौन बोल रहा है। आनंद गिल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आनंद गिल ने कभी भी आहान को अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था और उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी लग रहा था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन को नॉर्मल थे,
मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कही एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। शनाया ने मन ही मन में कहा। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे अपनी बीवी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब शनाया अपनी ही सोच में खोई हुई थी, आनंद गिल ने उसकी तरफ देखा और सवाल करते हुए कहा, शनाया, तुमने कहा कि शौर्य ने तुम्हें बार में जाने के लिए ब्लैकमेल किया था और धोखे से तुम्हें वहां बुलाया था। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ऐसा सबूत जो साबित कर सके कि शौर्य ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर सके कि शौर्य ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था? आनंद गिल ने शनाया से सवाल करते हुए कहा। अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। मगर जब शनाया ने अपना जवाब दिया, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया ने अपने दादाजी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मेरे पास सबूत है। शौर्य ने मुझे कॉल भी किया था और मैसेज भी। उस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अगर मैं सही वक्त पर बा में नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। जब आनंद गिल ने वो मैसेज पढ़ा तो वो शौर्य को घूरने लगे। उन्होंने अपने लाडले पोते से कहा, शौर्य, अब तुम क्या कहोगे? शौर्य ने अपना नाम सुनने के बाद भोले बनने के दिखावा किया और उसने शनाया के मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, दादाजी, जरूर शनाया को कोई गलत फहमी हुई है। शनाया को ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो मेरा नहीं है और ना ही ये कॉल मैंने किया है। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई। उसने शौर्य के हाथ में अपना मोबाइल छीना और देखने लगी। मगर शौर्य की बात तो सच थी। आहान ने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चंगुल में ना फंस जाए। और वैसे भी, जो लोग शनाया को बेगुनाही का सबूत मांग रहे हैं, उन्हें शनाया पर कभी यकीन ही नहीं था। आहान ने बहुत ही खामोशी से इस सिचुएशन को फेस किया। मगर शनाया, वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इस पॉइंट पर आनंद गिल ने शनाया से कहा, इसका मतलब शनाया के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है। इस बात को सुनते ही शौर्य और शगुन की आंखें चमकने लगी। मगर शनाया की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं एक औरत होकर इतनी सीरियस बात के लिए आपसे झूठ कहूंगी? शनाया इस वक्त अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए यकीन की भीख मांग रही थी। आनंद गिल अपने पोती की तरफ इमोशनल होकर देख रहे थे कि तभी शगुन ने कहा, यश मेहरा के साथ सोते वक्त क्या तुम्हें औरत की सबसे बड़ी कमजोरी याद नहीं आई? तब तो तुम्हारी अय्याशी उछल रही थी और अब अपने मतलब के लिए दादाजी से सिंपैथी लेना चाहती हो। शगुन की बात सुनकर आनंद गिल गुस्सा हो गए। उन्होंने शनाया से नजरें फेर ली। जाहिर सी बात थी, आनंद गिल को लगा कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत जरूरी होती है, मगर शनाया उन अबला औरतों में से नहीं थी। आनंद गिल के एक्सप्रेशंस ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। और अब शनाया भी अपने आप की तरफदारी में कुछ नहीं कह रही थी। इसी बात का फायदा लेते हुए शौर्य ने अपना आखिरी वार करने का फैसला किया। शौर्य ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, शनाया, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा माना था, लेकिन तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अगर तुम मुझसे कहती तो खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे पराया ही कर दिया। ये सब शायद इस आहान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता यही तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। जैसे ही बात उस पर आई, आहान शौर्य को घूर कर देखने लगा। मगर अपने दादाजी के सपोर्ट होने के बाद शौर्य किसी से नहीं डरने वाला था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, एक बात बताओ, हमारे खिलाफ भड़काने तक तो ठीक है। क्या आहान जानता है कि तुम बाहर क्या क्या करती हो? जानता ही होगा। एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई ऐतराज नहीं है? शौर्य के इस सवाल से जो शनाया अब तक रो रही थी, एकदम से गुस्सा होने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका।
मगर अपने दादाजी के सपोर्ट होने के बाद शौर्य किसी से नहीं डरने वाला था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, एक बात बताओ, हमारे खिलाफ भड़काने तक तो ठीक है। क्या आहान जानता है कि तुम बाहर क्या क्या करती हो? जानता ही होगा। एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई ऐतराज नहीं है? शौर्य के इस सवाल से जो शनाया अब तक रो रही थी, एकदम से गुस्सा होने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका। आहान, तुम जानकर अपनी बीवी को किसी और के साथ? छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही शनाया को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। आहान, तुम जानकर अपनी बीवी को किसी और के साथ? छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही शनाया को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। शौर्य की आखिरी बात सुनने के बाद तो शगुन भी दंग रह गई। एयर बीच में बोल पड़ी, आहान, तुम कितने घटिया इंसान हो। क्या तुम्हें अपने आप को एक आदमी कहते हुए शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में, वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। आहान ने मन ही मन में कहा, वाह, शौर्य को तो मानना पड़ेगा। अगर मैं खुद आहान नहीं होता और शनाया को इतने करीब से नहीं जानता, तो शायद इस शौर्य की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हो जाता कि मैं ही अपनी बीवी की इज्जत उछालता हूँ। जहाँ एक तरफ आहान इस सब को बहुत ही लाइटली ले रहा था, अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घिनौने चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुआ महसूस हुई। ये छुआ शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। शनाया ने देखा कि ये हाथ आहान का था। आहान उसे आंखों ही आंखों सब कुछ ठीक होने का अश्योरेंस दे रहा था। आहान के चेहरे पर एक हल्की से मुस्कान थी, जिसे देखकर शनाया को राहत सी मिल गई। लेकिन अगले ही पल जब शनाया ने आहान की आंखों को देखा, तो वो खामोशी से रोने लगी। शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। मगर मैं ना ही अपने सपोर्ट में और ना ही उसके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आहान है। पता नहीं कि अगर उसने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता, तो मेरा कहाँ होता। फाइनली, मेरे पास ऐसा कोई है, जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। अपनी बीवी को रोते हुए देखकर आहान से हल्के से उसके कंधे को थपथपा दिया। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए वो सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया का कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। मगर मैं ना ही अपने सपोर्ट में और ना ही उसके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आहान है। पता नहीं कि अगर उसने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता, तो मेरा कहाँ होता। फाइनली, मेरे पास ऐसा कोई है, जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। अपनी बीवी को रोते हुए देखकर आहान से हल्के से उसके कंधे को थपथपा दिया। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए वो सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया का कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। शनाया के साथ जो भी हो रहा था, उसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बेहतर होने वाली थी। इसलिए, आहान ने कुछ नहीं किया। आनंद गिल ने अपनी पोती से सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी, तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था। और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं थी। सिर्फ सजा थी। परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी। उसने पास ही खड़े आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और सुबकते हुए रोने लगी। शनाया ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, अब तो मैं ये साबित भी नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वाई भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शनाया सही सोच रही थी। फर्क तो इस बात से पड़ता था कि आनंद गिल को किस पर यकीन था। और वो इंसान शनाया नहीं, शौर्य था। अगर शनाया अपने आप को सही साबित कर भी देती, तो शौर्य के साथ क्या हो जाता? एक थप्पड़, थोड़ी डांट, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे, तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। दादाजी के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए आहान ने कहा, क्या अब ये बात मैटर करती है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? एकदम से आनंद गिल की आंखें फैलने लगी। उन्होंने आहान को इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा था।
आहान से एक तरह का ऑरा महसूस हो रहा था, और ये ऑरा बिल्कुल भी आम नहीं था। फिर भी आनंद गिल ने नॉर्मल अंदाज में कहा, लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो? आहान अब मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बात को एलैबोरेट करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझें? मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना फैसला कर लिया है। उस फैसले के बाद अगर कोई अपना सर भी फोड़ ले, फिर भी जो हक में है, वो शनाया नहीं, शौर्य है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस निकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। उसने अपनी बात को एलैबोरेट करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझें? मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना फैसला कर लिया है। उस फैसले के बाद अगर कोई अपना सर भी फोड़ ले, फिर भी जो हक में है, वो शनाया नहीं, शौर्य है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस निकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। उन्होंने गुस्से से आहान से कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। उसने हंसी के साथ कहा, हाँ, बदतमीज, शायद। दादाजी, जब से मैंने शनाया से शादी की है, आपने कभी भी मुझे जरूरी नहीं समझा। मेरी बेइज्जती की। आपको लगा कि मैं आपकी हैसियत का नहीं था, और इसी वजह से आपने मेरे पापा, शेखर गिल, आपके अपने बेटे को इस बात की इनडायरेक्टली सजा दी। उनके काम में मुश्किलें पैदा की। उन्हें सप्रेस किया। आपने पापा को प्रेशराइज करने की कोशिश की, ताकि वो मुझे घर से और शनाया की जिंदगी से बाहर निकाल दे। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? दादाजी, सच्चाई बयान करने वाले हमेशा बदतमीज ही लगते हैं। अपनी ये बात कहते हुए आहान बहुत डायरेक्ट था, मगर शांत था। ये बात सुनने में बाद आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। उन्होंने आहान मी तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने ये सब इतने धुंधले तरीके से किया था कि खुद शेखर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। आज पहली बार आनंद गिल को इतना अजीब महसूस हुआ था। जैसा उन्होंने सोचा था, आहान कोई निकम्मा और बेवकूफ इंसान नहीं था। वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट लड़का था। अगर वो इस सब को पहले से ही नोटिस कर चुका था, तो उसे 3 सालों तो खामोशी से रहने की क्या जरूरत थी? वो 3 साल तक सब कुछ सहता रहा। दूसरी तरफ, शनाया को आहान को गले लगाकर रो रही थी। जब उसने ये बात सुनी, तो वो हैरान रह गई। वो खुद इस बात को अब तक समझ नहीं पाई थी। जो वो बस चुपचाप देख रही थी। आहान ने एक ही नज़र में उसे समझ भी लिया था, और कह भी दिया था। आहान ने आगे कहा, मैं सब जानता हूँ। और इस सब से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बस एक ही बात से प्रॉब्लम है, कि इस सब में शनाया को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है, और उस पर जागती हो रही है। आहान की बात सुनकर एकदम से आनंद गिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तक जो आहान बस बात कर रहा था, अब वो एकदम से गुस्सा होने लगा था। आनंद गिल ने अपने अंदाज में आहान पर दबाव डालने की कोशिश की, और कहा, शनाया मेरी पोती है। मगर उन्हें कहा पता था कि अगर बात डोमिनेट करने की थी, तो आहान कोई और नहीं, रायजादा खानदान का वारिस था। वो रायजादा खानदान जो अपने डोमिनेंस के लिए जाना जाता था। आहान ने आनंद गिल से कहा, और वो मेरी बीवी है। आप चाहे तो मुझे परेशान कर सकते हैं। मैं चुपचाप सब सह लूंगा, मगर शनाया को नहीं। उन्हें जरा सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आहान मी ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी के आंसू थे या दुख के। पापा सही कहते हैं। मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का ही दिखावा किया है। आहान, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता? शनाया ने मन ही मन में कहा। ये बात सुनने में बाद आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। उन्होंने आहान मी तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने ये सब इतने धुंधले तरीके से किया था कि खुद शेखर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। आज पहली बार आनंद गिल को इतना अजीब महसूस हुआ था। जैसा उन्होंने सोचा था, आहान कोई निकम्मा और बेवकूफ इंसान नहीं था। वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट लड़का था। अगर वो इस सब को पहले से ही नोटिस कर चुका था, तो उसे 3 सालों तो खामोशी से रहने की क्या जरूरत थी? वो 3 साल तक सब कुछ सहता रहा। दूसरी तरफ, शनाया को आहान को गले लगाकर रो रही थी। जब उसने ये बात सुनी, तो वो हैरान रह गई। वो खुद इस बात को अब तक समझ नहीं पाई थी। जो वो बस चुपचाप देख रही थी। आहान ने एक ही नज़र में उसे समझ भी लिया था, और कह भी दिया था।
आहान ने आगे कहा, मैं सब जानता हूँ। और इस सब से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बस एक ही बात से प्रॉब्लम है कि इस सब में शनाया को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है और उस पर ज्यादती हो रही है। आहान की बात सुनकर एकदम से आनंद गिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तक जो आहान बस बात कर रहा था, अब वो एकदम से गुस्सा होने लगा था। आनंद गिल ने अपने अंदाज में आहान पर दबाव डालने की कोशिश की और कहा, शनाया मेरी पोती है। मगर उन्हें कहा पता था कि अगर बात डोमिनेट करने की थी, तो आहान कोई और नहीं रायज़ादा खानदान का वारिस था। वो रायज़ादा खानदान जो अपने डोमिनेंस के लिए जाना जाता था। आहान ने आनंद गिल से कहा, और वो मेरी बीवी है। आप चाहे तो मुझे परेशान कर सकते हैं। मैं चुपचाप सब सह लूंगा, मगर शनाया को नहीं। उन्हें जरा सी तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। आहान मी ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी के आंसू थे या दुख के। पापा सही कहते हैं। मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का ही दिखावा किया है। आहान, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता? शनाया ने मन ही मन में कहा। जब आहान ने अपनी बात को डायरेक्ट अंदाज में कहा, तो आनंद गिल ने भी एक मौका लेकर कहा, और अगर शनाया को तकलीफ हुई, तो? इस सवाल से आहान के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बहुत ही शांति से कहा, तो गिल परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही आहान शांत था, मगर उसके आंखों में जल रही आग आनंद गिल से छिपी नहीं थी। उन्होंने सवाल करते हुए आहान से कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आहान बहुत काम था, उसने जवाब में कहा, अगर आप उसे धमकी समझ रहे हैं, तो धमकी ही सही। आहान ने फिर एक गहरी सांस ली और आनंद गिल से डायरेक्ट अंदाज में कहा, आज मैं आखिरी बार आपको दादाजी कहकर बुला रहा हूँ। आगे से अपना ख्याल रखिए। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर आनंद गिल का चेहरा काला पड़ गया। कंपनी के बाहर जाने तक शनाया ने आहान का हाथ पक्का पकड़ रखा था। आहान का हाथ छोड़कर जब शनाया उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठी, शनाया को इस बात का एहसास हुआ कि अब गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मगर जो हुआ, उसे कौन बदल सकता था? शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी। आहान उसके साथ था, और उसने दादाजी के सामने शनाया की तरफदारी करने के लिए बिना डरे बात भी की। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था, उसके साथ ही खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था। इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान के बारे में सोचते हुए शनाया घर पहुंच गई। मगर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, यामिनी गिल ने गुस्से से आहान से कहा, आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।